हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिकेम। तो आज हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज़ में लेके आए हैं टॉपिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसे कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। सो पार्ट 1 विल इंक्लूड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, पार्ट 2 में एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड्स, पार्ट 3 will consist of elimination reactions, and part 4 will help you to distinguish that whether in a particular reaction substitution will happen or elimination will take place. और फिफ्थ पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एल्काइल हैलाइड्स के अलावा और कौन से कंपाउंड्स हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स, इपॉक्साइड, ईथर्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रैडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सब्स्टिट्यूट होने वाली स्पीशीज है वो होती है आपकी न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सब्स्टिट्यूट होने वाली चीज़ है वो होती है आपकी इलेक्ट्रोफाइल। और रैडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम लोग रैडिकल पाथवे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं CH3Br प्लस OH माइनस, बहुत ही ज़्यादा बेसिक एग्जाम्पल है। विल गिव यू CH3OH प्लस Br माइनस। तो अभी हम सिर्फ एल्काइल हैलाइड का पढ़ रहे हैं, तो मैं एल्काइल हैलाइड को सबस्ट्रेट लेके यहाँ पे चलूंगी, मतलब रिएक्टेंट लेके चलूंगी। तो यहाँ पे जो आप OH माइनस देख रहे हो जो कि सब्स्टिट्यूट हो रहा है प्रोडक्ट में जाके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये जहां पे आपका सब्स्टिट्यूट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल Br की प्लेस में अब क्या आ रहा है हमारे पास? OH, राइट। सो दैट मीन्स कि OH जो हो रहा है वो Br को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा या फिर सब्स्टिट्यूट करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के अंदर जो स्पीशीज सब्स्टिट्यूट हो रही है, यानी कि जिसकी जगह पे कोई और स्पीशीज दैट इज न्यूक्लियोफाइल आ रही है, Br, दैट इज नोन एज लीविंग ग्रुप। That is known as leaving group. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ नहीं है। अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल जो है एक लीविंग ग्रुप की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है इन केस ऑफ अ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया। जो चीज़ लीव कर रही है उसका नाम हमने क्या दे दिया? लिविंग ग्रुप। और जो चीज़ अटैक कर रही है, दैट मीन्स जो चीज़ रिप्लेस कर रही है पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप को, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो अब हम एक एक चीज़ करके पढ़ेंगे कि सबस्ट्रेट कौन कौन से हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबस्ट्रेट तो यहाँ पे हम लोग कौन से पढ़ रहे हैं? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग और भी सबस्ट्रेट देखेंगे, दैट इज अल्कोहल्स हो गए, ईथर्स हो गए, इपॉक्साइड्स हो गए, तो वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। न्यूक्लियोफाइल अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है जो हमारे सबस्ट्रेट को अटैक करती है और लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करती है। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप क्या हो गया? द स्पीशीज विच इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड, जिसकी जगह पे कोई और स्पीशीज आ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे अगर पहचानना हो, CH3Br सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप इज Br एंड न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अब हम एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। सबस्ट्रेट जो है हमारे पास क्या है? एल्काइल हैलाइड है। तो लिविंग ग्रुप भी हमारे पास कौन से होंगे? हैलाइड आयंस, दैट इज फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं एल्काइल हैलाइड की बात कर रही हूँ तो वो क्या हो सकता है? RF, RI, RCl, RBr। ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन एक्ट करेंगे? फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, दैट इज हैलोजेंस विल बी दी लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल की अगर आप बात करोगे तो कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या फिर अनचार्ज स्पीशीज जो कि केपेबल है इलेक्ट्रॉन देने के, केपेबल ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखो ऐसे दिमाग में नहीं रखना कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, जैसे अगर मैंने Cn माइनस दे दिया तो आप पहचान जाओगे कि हाँ ये न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, अनचार्ज स्पीशीज भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती है प्रोवाइडेड कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो देने के लिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो देने के लिए। सो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली हमारे पास क्या हो गया? ऐसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को देने के लिए तैयार है,
उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में हम लोग दो टाइप्स पढ़ेंगे। पहला टाइप कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अनचार्ज स्पीशीज, दैट इज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन वो फिर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रही है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे NO2 माइनस, N3 माइनस, RCO माइनस, CN नेगेटिव, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव, OH नेगेटिव, OCH3 नेगेटिव, RSE नेगेटिव, RS नेगेटिव, SH नेगेटिव, ये सारे हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स। अब कई बार क्या हो जाता है ना कि हमें ऐसे लिख के दे देते हैं NaCN, अब हमें समझ नहीं आता कि इसका क्या करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख के दे दिया आपको CH3Br प्लस NaCN, अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि NaCN क्या होगा। तो यहाँ पे ये याद रखना कि कभी भी कोई अगर आपको कंपाउंड दिया हुआ हो, अगर वो थोड़ा बहुत आयनिक है तो उसको हमेशा कैटायन और अनाइन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। जैसे Na+ को हम क्या लिख सकते हैं, Na+ और Cn नेगेटिव। अब आप थोड़ा बहुत पहचान जाओगे कि हाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये Cn नेगेटिव है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसी अगर आपको दे देते हैं क्या, लेट अस से RSH, ठीक है, और उसके साथ मैंने डाल दिया बेस। अब ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, RS नेगेटिव। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एसिड बेस रिएक्शन करोगे, उसके बाद SR नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट कर दोगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको रिएक्शन पहचानने आनी चाहिए, ठीक है, कि रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है। देख के रिएक्शन को घबराना नहीं है कि ये क्या दे दिया अलग सा। अब देखो उसमें अगर आपको मान लो I नेगेटिव सीधा नहीं लिख के दे रखा, NaI लिख के दे दिया, ठीक है, तो उसे आप पहले कोशिश करो तोड़ के लिखने की, Na+ I नेगेटिव, और यहाँ पे I नेगेटिव क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है। ऐसी अगर आप देखोगे अनचार्ज स्पीशीज में आते हैं वाटर, सो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्कोहल ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, RnH2 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पीशीज जो कि अनचार्ज्ड हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़े वीक होते हैं ये चार्ज्ड वालों से, लेकिन फिर भी दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वर्सेस वीक न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या देखना है कि कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन सा हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो हमने दो टाइप की न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिए, कौन कौन से, एक तो नेगेटिवली चार्ज और एक न्यूट्रल वाले। तो हमेशा ये याद रखना कि सेम स्पीशीज के नेगेटिवली चार्ज जो होंगे वो न्यूट्रल से ज्यादा क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दोनों ही स्पीशीज दे दी आपको ऑक्सीजन की, OH नेगेटिव और ROH, ठीक है, ये दे दिया। अब इसमें से क्योंकि स्पीशीज हमारे पास सेम है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि नेगेटिवली चार्ज जो होंगे वो हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होंगे एज कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो RnH2 नेगेटिव दे दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे दे दिया अमोनिया, तो कौन सा ज्यादा होगा, सेम स्पीशीज का नेगेटिवली चार्ज जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द न्यूट्रल वन। लेकिन ये मत कर देना कि आप रैंडमली कंपेयर कर रहे हो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज्ड में, ठीक है, ये गलती मत करना। सेम स्पीशीज होनी चाहिए तब आप कह सकते हो कि हाँ नेगेटिवली चार्ज जो है वो हमेशा न्यूट्रल से क्या होंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब लोग हम लोग देखते हैं अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर आता है, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे कि गैस फेज के रिएक्शन में, जब गैस फेज रिएक्शन होगा तब डाउन द ग्रुप जो होता है वो ट्रेंड डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ जब आप एक सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जो होगा वो डाउन द ग्रुप डिफरेंट होगा। देखते हैं, देखो गैस फेज रिएक्शन में अगर मैं देखूंगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप अगर हम देखेंगे, लेट अस से हैलोजेंस ही ले लेते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिसिटी की अगर बात करी जाए तो बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप,
बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये मैंने लिखा बेसिसिटी का ट्रेंड। लेकिन अगर मैं गैस फेज में बात कर रही हूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो भी सेम ट्रेंड फॉलो करेगी। ठीक है, तो गैस फेज रिएक्शन में भी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। दैट मीन्स गैस फेज रिएक्शन में फ्लोराइड जो होगा वो क्लोराइड से, फिर ब्रोमाइड और आयोडाइड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। सबसे न्यूक्लियोफिलिक कौन, फ्लोराइड, और उसके बाद लास्ट में कौन, आयोडाइड। ठीक है, कौन से फेज रिएक्शन में, गैस फेज रिएक्शन में। लेकिन जब आप प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हो, प्रोटिक सॉल्वेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ हो, ऐसा देख लेते हैं जैसे H2O है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे अमोनिया, तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये भी क्या आएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो पोलर इन नेचर होते हैं और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में जो डाउन द ग्रुप वाला ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। गैस फेज रिएक्शन में क्या था, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। लेकिन अब जब आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्कस करोगे तो ये बनेगी आयोडाइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर फ्लोराइड, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी अब डाउन द ग्रुप। तो ये जरूर याद रखना, अगर गैस फेज का रिएक्शन है तो फ्लोराइड सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, और अगर पोलर प्रोटिक फेज का रिएक्शन है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है आपके रिएक्शन में, तो आयोडाइड का जो है वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अक्रॉस द पीरियड में आपको वो गैस फेज और पोलर प्रोटिक फेज देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों ही सेम ट्रेंड फॉलो करती हैं। दैट इज दे डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से याद रख सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है ना। जैसे फ्लोरीन की ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद करेगा, नहीं करेगा। और न्यूक्लियोफाइल होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स देने की कैपेबिलिटी कितनी है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के उल्टा ट्रेंड फॉलो करती है बेसिसिटी भी और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी। दैट मीन्स कि कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है, फिर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें से जो C नेगेटिव होगा इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल और F नेगेटिव जो होगा इज अ बैड न्यूक्लियोफाइल, अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो। क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, लेकिन फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। तो अक्रॉस द पीरियड अगर आप देखोगे लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, और बेसिसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर डाउन द ग्रुप की अगर हम लोग बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप डिपेंड करेगा कि अगर आपका गैस फेज रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों डिक्रीज करेगी। अगर पोलर प्रोटिक है सॉल्वेंट आपका तो बेसिसिटी तो डिक्रीज करेगी पहले की तरह, लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो रिवर्स ऑर्डर फॉलो करेगी, दैट इज इट विल फॉलो अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तब आयोडाइड माइनस जो होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू F नेगेटिव। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप सॉल्वेंट जरूर याद रखना। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पे बहुत पूछे गए हैं कि इनमें से बताओ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन एक्ट करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, OH और F नेगेटिव में कौन सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। सिंपल सी बात है, ये दोनों क्या है, एक ही पीरियड के एलिमेंट है। तो पीरियड में हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा कि ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कम न्यूक्लियोफिलिक होगा एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। सो OH नेगेटिव यहाँ पे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। अमोनिया और वाटर में अगर आप कंपेयर करोगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का फर्क है, ये भी क्या है, सेम पीरियड के हैं। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ अमोनिया। CH3 नेगेटिव और NH2 नेगेटिव में अगेन आप देखोगे कि कार्बन और नाइट्रोजन सेम पीरियड के हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो इट विल डोनेट
लेस इलेक्ट्रॉन, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट की, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है वो कम होगी एज दैट ऑफ कार्बन, और इसलिए CH3 नेगेटिव जो होगा वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा एज कंपेयर टू NH2 नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ऑर्डर लगाना है। I नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव। तो जनरली देखो, आपको अगर नहीं दिया गया है कि पोलर प्रोटिक फेज है या फिर गैशियस फेज रिएक्शन चल रहा है, तो आप लेकर चलोगे कि वो सॉल्वेंट में ही है, ठीक है, एक्वस फेज में हो रहा है रिएक्शन, सॉल्वेंट में हो रहा है रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। तो ये हो गया I नेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, फिर Br नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव। अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो आप यही लेके चलोगे कि सॉल्वेंट लिया है हम लोगों ने, सॉल्वेंट फेज में बात कर रहे हैं, गैशियस फेज में बात नहीं कर रहे। यहाँ पे देखो SCH नेगेटिव, SH नेगेटिव, OH नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, ठीक है। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम। Pr3 और Nr3 में भी देखोगे तो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है और डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो Pr3 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Nr3। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो जेईई मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल को ना हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल में और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल जनरली वो होते हैं जो स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखोगे कि जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, क्योंकि उनका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, F नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, सारे किसके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, साइज इनका छोटा है, तो ये क्या है, स्मॉल ये क्या है हार्ड न्यूक्लियोफाइल। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अगर आप देखोगे तो वो लार्ज साइज के होते हैं, जैसे हो गया क्या, डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप वाले जो न्यूक्लियोफाइल्स है, जो पीरियोडिक टेबल के हेवियर एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, जैसे I माइनस, Br माइनस, ठीक है, RSE माइनस। तो ये क्या है, लार्जर इन साइज है, तो दे बिहेव एज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। और भी डिफरेंसेस होते हैं लेकिन वो हम लोग GOC में पढ़ते हैं। अभी हमें बस इतना ही काम है कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे पहचान सकते हैं और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। अब बात आती है लीविंग ग्रुप की, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप आप देखोगे, हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक रिएक्शन कर रहे हैं CH3X, जहां पे X क्या है, हैलोजन, और Y नेगेटिव हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो हैलोजन क्या हुआ हमारे पास, लीविंग ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल जाके क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया हैलोजन की जगह, ठीक है। अब क्या होना चाहिए कि रिएक्शन में जो लीविंग ग्रुप होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों स्ट्रांग होना चाहिए, सिंपल सी बात है, अभी हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर लीविंग ग्रुप खुद में ही स्टेबल नहीं होगा तो ये वापस से जाके अटैक कर लेगा मिथाइल पे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लीविंग ग्रुप आ रहा है वो खुद में क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अब ये रिएक्शन दोबारा नहीं करना चाहिए, इस कार्बन चेन से दोबारा रिएक्शन नहीं होनी चाहिए इसकी, ये खुद में क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो कुछ स्टेबल लीविंग ग्रुप्स है, फॉर एग्जांपल OTF, ये वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप है OTF। ये देख रहे हो किसकी वजह से स्टेबलाइज्ड है, एक तो कॉन्जुगेशन हो रही है इसमें, यहाँ पे भी, और ऊपर से CF3 ग्रुप जो है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसे बोलते हैं OBS, ये भी एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। इसे बोलते हैं OTS, ये भी एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो जनरली आपको ये वाला लीविंग ग्रुप देखने को मिलता है, OTS देखने को मिलता है, OMS देखने को मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को सबस्ट्रेट ले रहे हैं, तो हमारे पास कौन कौन से लीविंग ग्रुप होंगे, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस हम लोग लेते हैं, लेकिन वो काफी अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। I माइनस, Br माइनस एंड Cl माइनस आर गुड लीविंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप्स, स्टेबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप्स, तो सिंपल सी बात है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, जो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर स्टेबल कर पाएगा। तो I माइनस क्या होता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है तो इसमें
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जब नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इतनी नहीं कर पाता, लेकिन आप Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव में थोड़ा बहुत देखोगे तो रिपल्जन पॉसिबल होती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से ये इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते। तो I- जो है वो गुड लीविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पूरे एटम पे स्टेबलाइज हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। उसके बाद Br नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव, और सबसे पुअर हमारे पास रहता है क्या? F नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन ले तो लेता है खुशी खुशी, लेकिन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, तो ये खुद को स्टेबल नहीं कर पाता। अब आते हैं मेन चीज पे, दैट इज द मैकेनिज्म बेसिकली, राइट। सो अब हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना है, तो 3 पाथवे फॉलो हो सकते हैं, डिसोसिएटिव, एसोसिएटिव और कंसर्टेड वे, राइट। डिसोसिएटिव का मतलब क्या है कि पहले डिसोसिएशन होगा लीविंग ग्रुप का, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसके बाद लीविंग ग्रुप जाएगा। कंसर्टेड का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जिस टाइम पे आएगा उसी टाइम आपका क्या होगा, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बन के पास मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 4 बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एल्काइल हैलाइड बना रहे हो, मान लो CH3X, मैंने एक एल्काइल हैलाइड बना दिया, या X की जगह Cl ले लो। ठीक है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म में मेरे पास क्या होना चाहिए बेसिकली, कि जो न्यूक्लियोफाइल है, सपोज मैं यहाँ पे ले लेती OH-, तो पहले ये जुड़ना चाहिए, मतलब कि 5 बॉन्ड्स बनाएगा कार्बन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कार्बन के लिए 5 बॉन्ड बनाना क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अपने ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करनी हो सिलिकॉन पे, जर्मेनियम पे, बाकी सारों पे अगर आपको करनी हो, जो लोअर मेंबर्स हैं उनके पास क्या है कि d ऑर्बिटल है, तो आप उसमें आप एसोसिएटिव मैकेनिज्म फिर भी एक बार को फॉलो कर पाओगे, लेकिन कार्बन में जगह ही नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, अपनी एक्सपैंड नहीं कर सकता ऑक्टेट, इसलिए एसोसिएटिव मैकेनिज्म तो कार्बन में नहीं होगा। तो बचे हमारे पास 2 मैकेनिज्म, दैट इज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म और कंसर्टेड मैकेनिज्म। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होगा कि पहले जो लीविंग ग्रुप होगा वो करेगा लीव, और उसके बाद होगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ऑन दी अदर हैंड कंसर्टेड में अगर आप देखोगे कि लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, लीविंग ग्रुप जिस टाइम पे लीव करेगा, न्यूक्लियोफाइल उसी टाइम पे क्या करेगा कि अटैक करेगा। जिस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है उसी टाइम पे धीरे धीरे लीविंग ग्रुप जो हो रहा है वो लीव कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज कंसर्टेड मैकेनिज्म, या फिर इसे सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो 1 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, डिसोसिएटिव में कितने स्टेप्स थे? 2 स्टेप्स थे कि पहले लीविंग ग्रुप जाएगा उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कंसर्टेड में क्या होगा? एक ही स्टेप मैकेनिज्म है, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वैसे वैसे लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है। तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को हम बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म, और कंसर्टेड मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे? SN2 मैकेनिज्म। अब हमें पढ़ना है SN1 और SN2 के बारे में, तो ध्यान से देखना। देखो एक्चुअली क्या है कि प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे उठा के जेई मेंस के, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, अभी मैं जितना पढ़ा रही हूँ वो मैक्सिमम लेवल है जहां तक पूछा जा सकता है, तो पे अटेंशन टू दिस। बाकी जो क्वेश्चंस है इससे बहुत ही ज्यादा बेसिक पूछे गए हैं। ठीक है, तो एंड में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं ऑर्डर पे, कि इसका न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर बता दो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बता दो, बेसिसिटी का ऑर्डर बता दो, या फिर लीविंग ग्रुप का ऑर्डर बता दो कि लीविंग ग्रुप कौन अच्छा एक्ट कर रहा है, या फिर किस में ज्यादा SN1 अच्छा होगा, किस में ज्यादा SN2 अच्छा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, तो SN1 डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो SN1 का सबसे पहला स्टेप क्या है? लीविंग ऑफ लीविंग ग्रुप। दैट मीन्स सबसे पहले हमारे पास लीविंग ग्रुप जाएगा। तो अगर आप यहाँ की बात करो, ठीक है, इस सबस्ट्रेट की बात करो, तो सबसे पहले क्या जाएगा? फर्स्ट स्टेप इज लीविंग ग्रुप जाएगा। तो लीविंग ग्रुप जाएगा तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी कार्बोकैटायन की। दैट इज व्हाट इज अ कार्बोकैटायन? पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कार्बन इज नोन एज व्हाट? कार्बोकैटायन। क्योंकि क्या हो रहा है, देखो कार्बोकैटायन क्यों बन रहा है? CBr है ना, जो वो है पोलर बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और ब्रोमीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? ब्रोमाइड की होगी। तो इसके पास आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
और इसके पास आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो इट इज अ पोलर बॉन्ड। जब भी Br लीव करेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने साथ लेकर जाएगा। ठीक है, बना कैसे था ये बॉन्ड? कार्बन और ब्रोमाइड के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, तब ये बॉन्ड बना था। लेकिन जा कैसे रहा है ब्रोमीन? कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। ठीक है, इट मींस कार्बन के ऊपर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। और इसी स्पीशीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। सो फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब जो होगा सेकेंड स्टेप, अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेट अस से न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास OH-, तो ये अब अटैक करेगा और बनेगा हमारे पास क्या? प्रोडक्ट, दैट इज अ अल्कोहल। तो हमने एल्काइल हैलाइड से शुरू किया और हम लोग कहां पे आके रुके? अल्कोहल पे। सो दिस इज बेसिकली SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, एंड 1 मीन्स यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन अभी हम देखेंगे कि यूनिमोलिकुलर इसे क्यों बोलते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई 2 स्टेप मैकेनिज्म है तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हमने 2 टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे केमिकल काइनेटिक्स में, दैट इज द एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री तो होते हैं जो 1 स्टेप में हो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कौन से होते हैं? जो मोर देन 1 स्टेप में होते हैं। तो उनका जब हमें रेट बताना होता है तो हम लोग लेते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, तो जनरली हमारे पास क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो स्लोअर होती है। किससे? स्लोअर होगी बॉन्ड फॉर्मेशन से। बॉन्ड फॉर्मेशन से। ठीक है, इस वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग कहां पे हो रही है? यहां पे हो रही है, क्योंकि Br सबसे पहले लीव कर रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप रेट ऑफ द रिएक्शन इसके लिए लिखोगे तो वो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल तो काम ही नहीं आ रहा। ठीक है, क्या हो रहा है? Br सबसे पहले निकल रहा है और उसके बाद कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अपने आप। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो रेट होगा उसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट काम आ रहा है, दैट इज दी एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो therefore it is known as a unimolecular reaction, क्योंकि रेट जो होगा हमारे पास सिर्फ एक ही स्पीशीज पे डिपेंड करेगा, दैट इज एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर मैं रेट लॉ लिखूं, यहाँ पे रेट लॉ क्या बनेगा? रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हमारे पास एल्काइल हैलाइड क्या बना रहा था? कार्बोकैटायन बना रहा था। ठीक है, सो देयरफॉर क्योंकि ये एक ही सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि आप कैसे भी टाइप का न्यूक्लियोफाइल यूज करो, कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन का न्यूक्लियोफाइल यूज करो, SN1 के रेट पे, SN1 की स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करते हैं मान लो SN1 का, तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, R पॉजिटिव प्लस X माइनस। सबसे पहले कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल आके लग गया और क्या बना? R न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, जब भी एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन क्या है? इंटरमीडिएट है, तो सबसे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, उसके बाद इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। ठीक है, फिर अगर दूसरा आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर दोबारा ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, उसके बाद इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट इज कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो हाइपोथेटिकल होती है, इंटरमीडिएट जो होते हैं वो कई रिएक्शंस के आइसोलेट हो चुके हैं। ट्रांजिशन स्टेट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करूं, मान लो ये मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी थी, तो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बना जिसको मैंने नाम दिया ट्रांजिशन स्टेट 1। ठीक है, और फिर यहां से क्या बन गया मेरा? कार्बोकैटायन। ये इंटरमीडिएट बना, यहाँ पे मेरा क्या बन गया? कार्बोकैटायन। अब दोबारा एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट 2 मैंने इसका नाम दिया, और उसके बाद सीधा मेरे बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देख रहे हो मैंने जो एनर्जी है वो ट्रांजिशन स्टेट 1 की ज्यादा बनाई है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट 2। ऐसा क्यों?
सिंपल सी बात है कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे जब आप कार्बोकैटायन बनाओगे, ये कार्बोकैटायन बना, तो क्या होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसे घेर लेंगे, ठीक है। जैसे ये R+ है, कार्बोकैटायन है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसे घेर लेते हैं ऐसे। तो कौन से टाइप की इंटरैक्शन हुई है, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तो सॉल्वेंट और कार्बोकैटायन के बीच में होगी आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तो सिंपल सी बात है, एक जगह मैं कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ रही हूं और एक जगह मैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन को तोड़ रही हूं ताकि मेरे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाए। तो किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द आयन डाइपोल इंटरैक्शन। इसलिए जो ट्रांजिशन स्टेट 1 की एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या ब्रेक करना है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है, वो हाई होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या ब्रेक कर रही हूँ, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, दैट इज द इंटरैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बोकैटायन और सॉल्वेंट, जो कि थोड़ी वीक इंटरैक्शन है एज कंपेयर टू दैट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसलिए इसकी एनर्जी जो होगी थोड़ी लो होगी एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, रेट वर्सेस सबस्ट्रेट का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो मुझे पता है रेट लॉ में कैसे लिखती हूँ, रेट इक्वल्स टू K इंटू एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, दैट इज फॉर SN1 रिएक्शन के लिए रेट में ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट मेरे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड। तो जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन जो है एल्काइल हैलाइड की बढ़ाऊंगी, रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे रेट बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में चेंज कर रही हूँ तो क्या मेरे पास रेट में चेंज होगा, रेट के एक्सप्रेशन में तो न्यूक्लियोफाइल का टर्म ही नहीं आ रहा है इन केस ऑफ SN1। तो आप न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन चाहे 1000 कर दो चाहे करोड़ कर दो, रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा, रेट की एक ही वैल्यू रहेगी। That means that rate of a reaction for a SN1 reaction is independent of the type of nucleophile or the concentration of nucleophile। तो आप weak nucleophile भी यूज करोगे तो SN1 खुशी खुशी अल्काइल हैलाइड में हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है, देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो कार्बोकैटायन बन रहा है ना आपका, वो स्टेबल होना चाहिए, बस कार्बोकैटायन शुड बी स्टेबल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है SN1 का कि जितना कार्बोकैटायन मेरे पास स्टेबल बनता जाएगा उतना स्पीड अप जो है SN1 होता जाएगा, ठीक है। उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिएक्शन टू अंडरगो द SN1 मैकेनिज्म इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इनमें कंपेयर करूं कि SN1 बताना है कि किसमें सबसे पहले होगा, तो ये होगा, अगर मैं इसका बनाऊंगी कार्बोकैटायन, ये बनेगा CH3 CH3 CH3, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये कौन सा बना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पे बनाओ CH3 CH3 हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पे बनाओ CH2 CH3 पॉजिटिव, ये बना 1 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पे बनाओ मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये तो है, ये कभी बनता ही नहीं है, ठीक है, बहुत रेयरली बनता है, ये बनता ही नहीं, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसमें कभी भी SN1 रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। वाइल यू कंपेयर, अगर 3 डिग्री में अगर आप देखोगे तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से CH3 क्या दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ऑल्सो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस आई इफेक्ट थोड़ा कम है क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप ही प्रेजेंट है, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है बस, ठीक है, और सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। तो कार्बोकैटायन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये चाहता है कि इसको स्टेबल करने के लिए और प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो लगते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो SN1 का ऑर्डर जो होगा वो ये फॉलो होगा। तो SN1 में जब भी आपको ऑर्डर बताना है, बस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखो, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दो। वीक न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास SN1 रिएक्शन बहुत आसानी से कर पाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है कि कार्बोकैटायन जो होना चाहिए वो बस स्टेबल बनना चाहिए, तो SN1 की स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो इन दो सबस्ट्रेट में कार्बोकेटायन अगर मैं बनाऊं, इसके लिए बनेगा ऐसा और इसके लिए कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे देखोगे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किससे स्टेबलाइज है, रेजोनेंस इफेक्ट से। देख रहे हो ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे आ गया तो ये क्या बना, ये, ठीक है। तो ये क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे इसके पास ऐसा कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। तो SN1 जो है इस सबस्ट्रेट में रेडली टेक प्लेस करेगा एज दैट ऑफ दिस सबस्ट्रेट, ठीक है। चाहे आप स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ले लो इस वाले सबस्ट्रेट में, लेकिन फिर भी क्या होगा कि इसका जो रेट है वो सबसे ज्यादा बढ़ेगा। बार बार रिपीट कर रही हूं, जब भी आपको SN1 रिएक्शन के लिए बोले सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखो, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो, बस आपको किसकी तरफ ध्यान देना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब यहां पे देखो ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता क्योंकि प्लेनर शेप ये एक्वायर नहीं कर पाता, प्लेनर शेप एक्वायर नहीं कर पाता। तो प्लेनर से याद एक और चीज आई कि अगर आप कार्बोकेटायन बना रहे हो कोई भी, लेट अस से इट इज दिस R1 R2 R3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, ठीक है, यानी कि ये होगा प्लेनर, एक प्लेनर शेप में प्रेजेंट होगा। तो कार्बोकेटायन अगर प्लेनर शेप एक्वायर नहीं कर पाएगा किसी केस में तो वो कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, ठीक है। कार्बोकेटायन बनने के लिए प्लेनारिटी होनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप इन रिंग्स पे देखोगे, इन बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स में देखोगे, इसमें देखोगे, इसमें देखोगे, तो यहाँ पे देखो क्या है कि ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि प्लेनारिटी इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है, प्लेनारिटी इतनी ज्यादा नहीं एक्वायर हो पाती है, इस वजह से इन पे SN1 रिएक्शन जनरली नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप जबरदस्ती इसमें SN1 रिएक्शन करवाना चाहते हो, मान लो सिंपल सी बात है, अगर आपको एक रिंग स्ट्रक्चर दे दिया और एक ओपन चेन स्ट्रक्चर दे दिया, तो हमेशा किसकी ज्यादा होगी, ओपन चेन स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि वो SN1 शो करे, ठीक है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो SN1 शो करे। लेकिन फिर भी अगर आपको दो रिंग्स में कंपेयर करने को बोल दिया जाए तो आप ये याद रखना कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे जिस रिंग में, वहां पे SN1 हो पाएगा, वहां पे कार्बोकेटायन थोड़ा प्लेनर शेप ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, कार्बोकेटायन बनने की कोशिश करता है, प्लेनर शेप थोड़ी बहुत एक्वायर होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको ओपन चेन दिया है, जैसे आपको ये दे दिया और एक रिंग स्ट्रक्चर दे दिया, दोनों में से कोई, तो हमेशा ओपन चेन में ही सबसे पहले SN1 होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रिज हेड पे बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है कार्बोकेटायन, क्योंकि वो प्लेनर नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप दो रिंग में कंपेयर करने को बोल दिया जाए, दो बाइसाइक्लिक सिस्टम में कंपेयर करने को बोल दिया जाए, तो अब आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने ज्यादा कार्बन एटम का नंबर बढ़ता जाएगा बाइसाइक्लिक रिंग में, उतना ज्यादा थोड़ा बहुत वो कार्बोकेटायन को स्टेबल कर पाएगा, उसको प्लेनर बना पाएगा। तो अगर इसको ऑर्डर लगाओगे तो ओपन चेन का सबसे ज्यादा, अब इसमें देखो इसमें कार्बन नंबर एटम ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो इसका और फिर लास्ट में इसका, तो SN1 ऑर्डर होगा इसका ये। यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे SN1 करना चाहूं तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कैसा बनेगा, ये देखो ऐसा बनेगा कुछ, विच इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी अगर गेन कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन जरूर पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कार्बोकेटायन बनने के बाद एरोमेटिक बन रहे हैं, है ना। हकल्स रूल अगर लगाओ 4n+2 6 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। तो अगर मैं जनरल ट्रेंड कंपेयर करूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का, जो कि हम जियोसेमी में पढ़ते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल, देन एलाइलिक और बेंजाइलिक की ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, और फिर 2 डिग्री, और फिर लास्ट में जो होते हैं वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो एलाइलिक कौन से होते हैं, ये होते हैं, ऐसा कुछ अगर आप बनाओगे ये होता है एलाइलिक, ठीक है। बेंजाइलिक कौन से होते हैं, ये होता है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। तो दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस बेसिकली, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, सिमिलरली ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, इसलिए 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो 3 डिग्री सबसे पहले, उसके बाद एलाइलिक बेंजाइलिक थोड़े बहुत इंटरमीडिएट सेम होते हैं, और उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। तो ये ट्रेंड हमेशा याद रखना
इट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, या फिर आप बोल सकते हो कि SN1 भी यही ऑर्डर फॉलो करेगा, क्योंकि SN1 में हम लोग इनडायरेक्टली क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे देखो, इसमें लगाना है मुझे SN1 का ऑर्डर। SN1 देखते ही बस क्या दिमाग में आना चाहिए, कार्बोकेटाइन। देखना है कि कहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तीनों के कार्बोकेटाइन बना दो। फर्स्ट का क्या बनेगा, ROCH2 पॉजिटिव। सेकेंड का क्या बनेगा, RSCH2 पॉजिटिव। थर्ड का क्या बनेगा, RNCH2 पॉजिटिव। ठीक है, डिफरेंस क्या है तीनों में, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन का। ठीक है, अब मुझे पता है ये हेट्रो एटम स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। ऑक्सीजन मीजोमेरिक इफेक्ट से दे सकता है, सल्फर भी मीजोमेरिक इफेक्ट दे सकता है, और नाइट्रोजन भी मीजोमेरिक इफेक्ट देके कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज करवा देता है। लेकिन अब इसमें अगर हम लोगों को कंपेयर करना है तो ऑक्सीजन और कार्बन में देखोगे तो कौन सा ओवरलैप होगा, 2p2p ओवरलैप। दोनों 2p2p ऑर्बिटल यूज करेंगे। सल्फर और कार्बन में देखोगे तो ये कौन सा ओवरलैप होगा, 3p2p ओवरलैप। नाइट्रोजन और CH2 में करोगे तो ये भी क्या होगा, 2p2p ओवरलैप। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 2p2p ओवरलैप इज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द 3p2p ओवरलैप। इस वजह से ये वाला जो होगा ये अमंगस्ट द 3 सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो 2 को लगा दो लास्ट में। ठीक है, बचा क्या, अब मुझे ये कंपेयर करना है और ये कंपेयर करना है। तो डाउन द ग्रुप अगर आप देखते हो तो क्या कंपेयर करोगे, साइज यानी कि ओवरलैप। डाउन द ग्रुप में आप क्या कंपेयर करोगे, ओवरलैप। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड में आप क्या कंपेयर करते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अक्रॉस द पीरियड में हमेशा क्या कंपेयर करते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा इतनी जल्दी। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर अपने जल्दी से दे देगा और कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देगा, यानी कि थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ऑक्सीजन वाला कम होगा, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। और सेकंड वाला जो होगा वो सबसे कम होगा क्योंकि उसका पुअर ओवरलैप है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द 2। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जैसे ही कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, आप किसी रिएक्शन में SN1 करवा रहे हो, तो जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा तो सबसे पहले ये देखो कि क्या उसमें रिंग एक्सपेंशन हो रही है, तो करो। रिंग कंट्रैक्शन हो रही है तो करो। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं हो रही फिर उसके बाद जाओ कि आपके पास मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल है या हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट है तो वो करो। उसके बाद इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करो और फिर उसके बाद इंटरमोलिकुलर रिएक्शन करो। कार्बोकेटाइन के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगी। जहां पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा ये चीज जरूर याद रखना कि कार्बोकेटाइन बनते ही सबसे पहले देखो कि रिंग एक्सपेंशन हो रही है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उसके बाद शिफ्ट करवाओ, उसके बाद इंट्रामोलिकुलर करवाओ, उसके बाद इंटरमोलिकुलर रिएक्शन करवाओ। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बोकेटाइन जो बन रहा है SN1 रिएक्शन में, तो उसकी रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकती है कई कई जगह। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। सबसे पहले इसका कार्बोकेटाइन बनाते हैं। तो लेट अस सी, CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3 सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर मैं इसकी हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं यहां से तो ये क्या बच जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल। तो हाइड्राइड शिफ्ट करवाओ, सिंपल सी बात है, रिंग तो है नहीं यहाँ पे, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की बात ही नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सीधा रीअरेंजमेंट करोगे, यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट करोगे। तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और हाइड्रोजन इधर चला गया। तो अब ये कौन सा कैटायन बन गया, 3 डिग्री कैटायन। ठीक है, जो कि ज्यादा स्टेबल है। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि कार्बोकेटाइन बनते ही डायरेक्ट इस पे अटैक मत करवा देना। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनते ही आप सबसे पहले ये देखोगे कि रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है, रिंग एक्सपेंशन तो नहीं हो सकती, रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हो सकती, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करना। यहाँ पे देखो सेकेंड वाले में कार्बोकेटाइन बनाओ, CH पॉजिटिव CH3। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है, हाँ है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लगाओगे, नेगेटिव। मार्क कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 मेंबर से कितने मेंबर रिंग बनेगी, अब 7 मेंबर रिंग बना दो फटाफट से।
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब एटम्स मार्क करने शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो क्या हो गए, स्टेबलाइज हो गए। पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, सेकंड पे, तो सेकंड पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज रिंग एक्सपेंशन के बाद। और फर्स्ट पे क्या था, CH3, तो यहाँ पे लगा दो CH3। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन। रिंग एक्सपेंशन हो गई। रिंग एक्सपेंशन के बाद क्या देखते हैं, रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रही, तो हाँ हो सकती है। अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो आप रीअरेंजमेंट करवाओ, 7 मेंबर रिंग ड्रॉ करो, हाइड्राइड शिफ्ट करवाओ। ये क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्राइड शिफ्ट करवा दी यहाँ से, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे पॉजिटिव। अभी क्या बना, यहाँ पे क्या बन रहा था, लेसर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ पे 3 डिग्री बन रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप जाके क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ। OH है तो OH लगा दो, NH2 है तो NH2 लगा दो, अमोनिया है तो NH2 लगा दो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक अब करवा सकते हो। अब देखो ये वाला देखो, अब इसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनाओ। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल बन रहा है। रिंग एक्सपेंशन तो पॉसिबल है नहीं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 मेंबर रिंग ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बनवाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया, ये वाला हाइड्रोजन जो है इधर आ गया और कैटायन इधर बन गया। तो अब ये क्या बना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे आके अटैक करेगा, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की बात हो गई। अब आते हैं किस पे, लास्ट, दैट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। तो देखो कार्बन जो कार्बोकैटायन बनाता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है जिसमें एक p ऑर्बिटल जो होता है वो खाली होता है ऐसे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अपर लोब से भी अटैक कर सकता है और लोअर लोब से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो अपर से अटैक करेगा, मान लो क्या बनेगा, RCNU R2 R1। नीचे से अटैक करेगा, क्या बनेगा, NU R2 R1, ठीक है। तो ये जो दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे यहाँ पे इन्हें बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ही कार्बन है, ठीक है, और एसिमेट्रिक कार्बन है। तो अगर आप ऊपर से अटैक करोगे तो मान लो R कॉन्फ़िगरेशन आ रही है फॉर एग्जांपल, तो नीचे से अटैक करने पे S कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है एकदम। तो दीज आर इनैंशियोमर्स। अगर सिंगल कार्बन एसिमेट्रिक प्रेजेंट है आपके सबस्ट्रेट में तो जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको इनैंशियोमर्स। और अगर वो 50-50% के रेशियो में मिल रहे हैं, मतलब 50% ऊपर से अटैक कर रहा है और 50% नीचे से अटैक कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपके 100 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, लेटस से 100 मॉलिक्यूल्स थे सबस्ट्रेट के जो कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गए, 100 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए। अब 100 में से 50 जो है वो ऐसे हैं जो R कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज उन पे न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक कर रहा है, और 50 ऐसे हैं जिन पे न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये दोनों इनैंशियोमर्स है, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, रेसमिक मिक्सचर। अगर ये 50-50 रेशियो में प्रेजेंट है तो ये क्या फॉर्म करेंगे, रेसमिक मिक्सचर, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिंपल सी बात है, एक प्लस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो दूसरा वाला क्या करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज में करेगा, और एक दूसरे को दोनों कैंसिल करके क्या बना देंगे, रेसमिक मिक्सचर को ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात होती है कि रेसमिक मिक्सचर जो ऑब्टेन होता है वो 100% रेसमाइजेशन नहीं होती हर केस में, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, एक्सपेक्टेड तो यही था कि कार्बोकैटायन बनेगा, हाफ जो मॉलिक्यूल्स है कार्बोकैटायन के, मान लो वो R कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, दूसरे वाले S बना रहे हैं, जिसमें एक ऊपर से अटैक कर रहा है, इसमें नीचे से अटैक कर रहा है, ठीक है। तो 50-50 रेशियो बनना चाहिए। लेकिन क्या होता है, इसमें आता है गिगन आयन पेयर इफेक्ट या फिर टाइट आयन पेयर इफेक्ट, ठीक है। अगर आपका कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल नहीं बन रहा है, इतना ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी नहीं है, तो वो ना थोड़ा बहुत लीविंग ग्रुप को अपनी विसिनिटी में होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसको और अच्छे से देख लेते हैं। लेट अस से
मैंने लिया यहाँ पे CCH3 हाइड्रोजन CH3X Br ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसका कार्बोकेटायन बनाया, ये बना CH3 हाइड्रोजन पॉजिटिव। लेट अस से कि ये कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है, सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो जो Br नेगेटिव लूज करेगा ना वो इसकी विसिनिटी में रहेगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा बहुत क्या रहेगा, विसिनिटी में रहेगा। अगर विसिनिटी में रहेगा तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, लेट अस से OH माइनस अगर मैं लेती हूँ तो लीविंग ग्रुप भी नेगेटिव है और ये न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगी, रिपल्जन होगी। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस केस में ज्यादा प्रेफर करेगा कि मैं बैक अटैक ज्यादा करूं एज कंपेयर टू फ्रंट अटैक, क्योंकि फ्रंट में कौन बैठा है, लीविंग ग्रुप बैठा है इन दी विसिनिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहां पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी थोड़ी कम है तो वहां पे इन्वर्टेड जो स्टीरियो आइसोमर बनता है, मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज्यादा प्रेफर होती है एज कंपेयर टू दी रिटेंशन, राइट। रिटेंशन का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे Br लगा था तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो OH जो है वो पीछे की साइड आके लग जाए इसके ऑपोजिट, या फिर OH जो है वो सामने से आके लग जाए, ठीक है। क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है इस वजह से OH जो है वो सामने से तो आ नहीं सकता, कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। तो इस केस में जो बैक साइड अटैक है उसका ज्यादा अमाउंट होगा एज कंपेयर टू फ्रंट साइड अटैक, मतलब अब 50-50 रेशियो नहीं बचेगा, ठीक है। इन्वर्जन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ रिटेंशन। इन्वर्जन रिटेंशन क्या होता है एक बार देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे Br है और यहीं पे मेरा OH लग जाता, यहीं पे मेरा न्यूक्लियोफाइल भी लग जाता, तो इसे क्या कहती हूं मैं, रिटेंशन, मतलब कि फ्रंट साइड अटैक करता जहां पे Br प्रेजेंट है। लेकिन अगर मेरा उल्टी साइड से OH आ रहा है, दैट इज Br मेरा इस साइड था, उल्टी साइड से OH आ रहा है, तो इसे मैं बोलूंगी क्या, इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसे, इन्वर्जन, क्योंकि बैक साइड से अटैक हो रहा है। तो अगर कार्बोकेटायन आपका स्टेबल नहीं है तो जो इन्वर्जन वाला आइसोमर बनेगा वो ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रिटेंशन वाला आइसोमर। रेसमाइजेशन 100% इस केस में नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा अच्छे से स्टेबल है, ठीक है, तो जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेसमाइजेशन होगा। क्यों, क्योंकि उतना कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा ये Br नेगेटिव उसकी विसिनिटी में इतना नहीं रहेगा। अब अगर कार्बोकेटायन खुद ही में स्टेबल है तो उसे लीविंग ग्रुप की इतनी जरूरत अब नहीं है, ठीक है। तो इसमें टाइट आयन पेयर इफेक्ट या फिर गिगन आयन पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा जहां पे कार्बोकेटायन क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो उस केस में Br नेगेटिव आगे से भी उस केस में OH नेगेटिव आगे से भी उतना ही अटैक करेगा और पीछे से भी उतना अटैक करेगा, तो 100% रेसमाइजेशन मिलेगी। ऑल इन ऑल आप ये कह सकते हो कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ रेसमाइजेशन। अगर कार्बोकेटायन स्टेबल है तो रेसमाइजेशन भी ज्यादा होगी, अगर कार्बोकेटायन अनस्टेबल है तो रेसमाइजेशन कम होती चली जाएगी। अब क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हमेशा इनैंशियोमर्स मिलेंगे, तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैंने यहाँ पे लिया CH3, यहाँ पे लिया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे लिया मैंने C2H5 और यहाँ पे ले लिया मैंने Br, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अटैक करा OH माइनस को, यहाँ पे अटैक करवा दिया। अब क्या होगा, ये देखो, अगर मैं फ्रंट साइड अटैक करवा रही हूँ मतलब कि ये क्या हो रही है, रिटेंशन है ना, जहाँ पे Br था वहीं OH प्रेजेंट है। दूसरा मेरे पास क्या प्रेजेंट हो सकता है कि OH माइनस मेरे पास पीछे से अटैक करे, तो ये बनेगा कुछ ऐसा C2H5 और यहाँ पे बन जाएगा OH, ठीक है। इस केस में तो मेरे पास क्या आ रहे हैं, इनैंशियोमर्स आ रहे हैं, एक की R कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो दूसरे की S कॉन्फ़िगरेशन आएगी। इस केस में क्या आ रहे हैं, इनैंशियोमर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने बोला ये वाला कंपाउंड CH3 हाइड्रोजन Br और उसके साथ मेरे पास लगा है C हाइड्रोजन CH3 C2H5, देखो इस कार्बन पे ऑलरेडी एक और एसिमेट्रिक सेंटर है, एसिमेट्रिक सेंटर है। अब क्या होगा कि यहाँ पे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। देखो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, मान लो मैंने इसे इस पूरे ग्रुप को लिख दिया क्या, C स्टार, ठीक है। इस पूरे ग्रुप को मैं क्या लिख के चल रही हूँ, C स्टार।
तो CH3OH हाइड्रोजन और यहाँ पे आ गया C स्टार। एक तो ये हो गया रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा पीछे से अटैक करेगा तो OH C स्टार CH3 हाइड्रोजन। अब क्या ये आपस में इनैंशियोमर्स बनेंगे? अगर आप देखोगे, मान लो इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसकी? फर्स्ट होगा ये, सेकंड होगा ये, ठीक है, थर्ड होगा ये और फोर्थ होगा ये, है ना। ऐसे करके मान लो इसकी हम लोगों ने आर निकाल ली। फॉर एग्जाम्पल मैं निकाल के नहीं दिखा रही, मान लो हमने आर दिखा ली, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें अबव द प्लेन बिलो द प्लेन पता होना चाहिए, तो मैंने आर निकाल ली यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, मान लो यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, क्योंकि OH पहले इस साइड था और OH अब इस साइड है। तो इस कार्बन सेंटर पे, दैट इज C1 कार्बन सेंटर पे अगर आप देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगी। C स्टार की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। मान लो यहाँ पे R है तो यहाँ पे R ही रहेगी, लेकिन इस वाले के लिए C1 के लिए अगर यहाँ पे R है तो यहाँ पे S रहेगी। तो क्या ये अब इनैंशियोमर्स हैं? इनैंशियोमर्स के लिए तो हर कायरल सेंटर पे क्या होना चाहिए कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। मतलब अगर ये R है तो अगर ये SS होता तो ये इनैंशियोमर्स होते, लेकिन यहाँ पे क्या है, RR है और RS है। इसका मतलब अब जो मिलेंगे प्रोडक्ट्स वो क्या मिलेंगे? डायस्टीरियोमर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि SN1 पे सिर्फ इनैंशियोमर्स मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक ही कायरल सेंटर या एक ही एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है तो, ठीक है। अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो रिएक्शन तो हमारे पास किस पे हो रहा है? एक ही पे हो रहा है और बाकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही, उस केस में हम लोगों को डायस्टीरियोमर्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम लोग लेके आएंगे SN2 और हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2। मतलब आप एक रिएक्शन को देख के कैसे पहचानोगे कि इसमें SN1 होगा या फिर SN2। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।